वेलकम स्टूडेंट्स टू माय क्लास वायर अकेडमी। आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक। हम लोग पूरा देख चुके हैं यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल कितने टाइप्स होते हैं, उसकी डेंसिटी क्या होती है, उसका रेडियस कैसे निकाला जाता है, रेडियस रेशियो रूल क्या होता है, सेल कितने प्रकार के होते हैं, ठोस कितने प्रकार के होते हैं, हमने पूरा स्टडी कर लिया है। आज उसकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में स्टडी करेंगे। किसके बारे में स्टडी करेंगे स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक एंड magnetic behavior of solids। ठोसों के विद्युत एवं चुंबकीय व्यवहार के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग आज का टॉपिक हमारा रहेगा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है। इसको कंप्लीट करने के बाद हमारा चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड, ठोसों के विद्युत एवं चुंबकीय व्यवहार का वर्णन स्टूडेंट। तो इसके बारे में अगर हम लोग स्टडी करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रिक बिहेवियर देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक बिहेवियर क्या होता है? कोई सा भी सॉलिड ले लेते हैं, उस सॉलिड में अगर इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट अगर उसमें पास हो जाता है, पास नहीं हो जाता है, या पास होने में जो भी प्रॉब्लम होती है, इसके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। किसी भी ठोस में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यदि विद्युत धारा उसमें पार हो जाती है, या विद्युत धारा में कोई अवरोध उत्पन्न होता है, या विद्युत धारा क्या होती है अपने में से प्रवाह होने नहीं देती है, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ठोसों में विद्युत व्यवहार, ठोसों के विद्युत व्यवहार। तो इसके बेसिस पे सॉलिड को टोटल 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है कंडक्टर। क्या होता है स्टूडेंट? कंडक्टर। दूसरा होता है इंसुलेटर। क्या होता है स्टूडेंट? इंसुलेटर, जिसको नॉन कंडक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नॉन कंडक्टर भी बोल सकते हैं। और तीसरा होता है स्टूडेंट सेमी कंडक्टर। तीसरा क्या होता है स्टूडेंट? सेमी कंडक्टर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कंडक्टर को क्या बोलते हैं? चालक। इसको क्या बोलेंगे? कुचालक। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? कुचालक। और इसको बोलेंगे अर्धचालक। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? अर्धचालक बोलेंगे। तो फिर से अगर हम लोग डेफिनेशन लिखना चाहें इलेक्ट्रिक बिहेवियर का, तो क्या लिखेंगे? किसी भी ठोस में विद्युत धारा के प्रवाह में उसका जो मदद करता है या उसमें जो अवरोध उत्पन्न करता है, उन व्यवहारों का वर्णन करना क्या कहलाता है? ठोसों का विद्युत व्यवहार कहलाता है। When we have to study about the electric current flows in any solid and what are the effects shown by that electric current, then this is called electric behavior of solid। Means how an electric current passed from a solid। किसी ठोस से विद्युत धारा कैसे प्रवाहित हो जाती है, किसी ठोस में विद्युत धारा को कैसे रोका जा सकता है, हाउ इलेक्ट्रिक करंट इज प्रिवेंटेड टू पास फ्रॉम द सॉलिड। तो ये आपका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड, ठोसों में विद्युत व्यवहार। उसके अनुसार से ठोसों को 3 भागों में बांटा गया है: कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। कंडक्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें आसानी से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। चालक ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे ठोस होते हैं जिनमें आसानी से विद्युत धारा को प्रवाहित किया जा सकता है। क्लियर? इंसुलेटर आर दो सब्सटेंस इन विच इलेक्ट्रिक करंट डजंट अलाउ टू पास थ्रू देम। क्लियर? इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है। मतलब कुचालक ऐसे ठोस होते हैं जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। और सेमीकंडक्टर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या होते हैं? जिनमें नॉर्मल टेम्परेचर पर, कम तापमान पर ये कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, इंसुलेटर की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ये किसकी तरह व्यवहार करना शुरू कर देते हैं? चालक की तरह। क्लियर स्टूडेंट? मतलब सेमीकंडक्टर आर दो सब्सटेंस व्हिच एक्ट एज insulator at normal temperature and pressure, and after increasing it behaves like conductor। मतलब अर्धचालक ऐसे ठोस होते हैं जो सामान्य ताप पर कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, परंतु तापमान में वृद्धि करने पर चालक की भांति कार्य करते हैं। इसका एग्जांपल लेंगे तो आयरन, कॉपर। इसका एग्जांपल लेंगे तो प्लास्टिक, ग्लास। इसका एग्जांपल लेंगे तो क्या हो जाएगा? जर्मेनियम, सिलिकॉन। ये सब आपके क्या है स्टूडेंट? सेमीकंडक्टर्स हैं। क्लियर स्टूडेंट यहाँ पर तक? इसके बाद आ जाते हैं, अगर हम लोग को इसके बारे में स्टडी करना है ठोसों में, तो इसको डायरेक्ट स्टडी नहीं किया जा सकता। कंडक्टर, इंसुलेटर, नॉन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर। तो इसके लिए हम लोग एनर्जी बैंड इन सॉलिड इसको स्टडी करते हैं।
इस व्यवहार को स्टडी करने के लिए हम लोगों को क्या स्टडी करना पड़ता है स्टूडेंट? एनर्जी बैंड इन सॉलिड, एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स। ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या करना पड़ता है? ठोसों में ऊर्जा बैंड, ऊर्जा बैंड। तो ऊर्जा बैंड अगर हम लोग देखें, एनर्जी बैंड देखें, ठीक, तो इस एनर्जी बैंड में टोटल 3 प्रकार के बैंड होते हैं। पहला होता है कंडक्शन बैंड, चालन बैंड, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट? चालन बैंड। दूसरा होता है वैलेंस बैंड या वैलेंसी बैंड, वैलेंस बैंड। संयोजकता बैंड, क्या बोलते हैं स्टूडेंट इसको? संयोजकता बैंड। और तीसरा होता है स्टूडेंट एनर्जी गैप, एनर्जी गैप। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? फॉरबिडन गैप भी बोलते हैं, फॉरबिडन गैप। वर्जित ऊर्जा अंतराल, क्या बोलते हैं इसको? वर्जित ऊर्जा अंतराल, अंतराल। क्लियर स्टूडेंट? तो अगर सॉलिड में हम लोग एनर्जी बैंड की बात करें तो इसमें टोटल 3 प्रकार के एनर्जी बैंड होते हैं। कंडक्शन बैंड जिसको अपन चालन बैंड बोलते हैं, वैलेंस बैंड जिसमें संयोजकता बैंड बोलते हैं, फॉरबिडन गैप मतलब वर्जित ऊर्जा अंतराल। एनर्जी के बीच में, दोनों एनर्जी बैंड के बीच में जो गैप प्रेजेंट रहता है उस गैप को एनर्जी गैप या फिर वर्जित ऊर्जा अंतराल बोलते हैं। कंडक्शन बैंड एक ऐसा बैंड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्धपूरित, अर्धपूरित होती है या पूर्ण पूरित हो सकती है, पूर्ण पूरित होती है। या हम लोग बोले तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? ये एक ऐसा बैंड होता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अगर सिंपल वर्ड में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं स्टूडेंट। कंडक्शन बैंड एक ऐसा बैंड होता है जिसमें या तो हाफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फुल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर हो गया? दूसरा चीज वैलेंस बैंड एक ऐसा बैंड होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एक बैंड से दूसरे बैंड की ओर गमन कर सकते हैं। वैलेंस बैंड एक ऐसा बैंड होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं? जंप कर सकते हैं, मोशन कर सकते हैं। और वर्जित ऊर्जा अंतराल, एनर्जी गैप एक ऐसा स्थान होता है जहां पर एक भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। फिर से कंडक्शन बैंड एक ऐसा बैंड होगा जिसमें हाफ फील्ड, फुल फील्ड या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। हिंदी में अर्धपूरित, पूर्ण पूरित या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसमें उपस्थित रहते हैं उसको चालन बैंड बोलते हैं। इसमें से इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे में जंप नहीं कर सकता है। वैलेंस बैंड एक ऐसा बैंड होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं जिसमें से इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जंप कर सकता है। एनर्जी गैप या वर्जित ऊर्जा अंतराल ऐसा गैप होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक भी उपस्थित नहीं होता है। इसके आधार पर हमको किसको स्टडी करना है? सॉलिड्स को। इसी तीनों के आधार पर हमको सॉलिड को स्टडी करना है स्टूडेंट। तो सॉलिड को अगर हम लोग स्टडी करें एनर्जी बैंड के आधार पर तो कंडक्टर क्या होता है? तो सबसे पहले कंडक्टर पढ़ने से पहले इसको रिवर्स ऑर्डर में पढ़ते हैं। इंसुलेटर, क्या पढ़ेंगे? इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर मतलब कुचालक क्या होता है? कुचालक एक ऐसा ठोस होता है जिसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप रहता है, जो क्या रहता है? एनर्जी गैप रहता है, वो बहुत ही ज्यादा रहता है स्टूडेंट। क्लियर हो गया? मतलब एक ऐसा मतलब ठोस, एक ऐसा ठोस जिसमें संयोजकता बैंड और संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच का वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत ही ज्यादा रहता है। इसके इलेक्ट्रॉन इसमें जंप नहीं कर सकते। जब इसके इलेक्ट्रॉन इसमें जंप नहीं करेंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट? मतलब कोई सा भी ठोस ले लेंगे, उन ठोस में तीनों चीज उपस्थित रहेंगे, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, एनर्जी गैप, चालन बैंड, संयोजकता बैंड और वर्जित ऊर्जा अंतराल। और वर्जित ऊर्जा अंतराल एनर्जी गैप का जो वैल्यू रहेगा वो बहुत ही ज्यादा रहेगा। मतलब वैलेंस बैंड के कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मूव नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के ठोस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलेटर, क्योंकि इसमें धारा प्रवाह संभव नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो सकता।
दूसरा अपन देखते हैं सेमीकंडक्टर। क्या देखते हैं स्टूडेंट? सेमीकंडक्टर, हिंदी में बोलते हैं अर्धचालक। क्या बोलते हैं इसको? अर्धचालक। अर्धचालक में क्या होता है, जो हमारा कंडक्शन बैंड रहता है और जो हमारा वैलेंस बैंड रहता है, क्या रहता है? चालन बैंड और जो संयोजकता बैंड रहता है, दोनों के बीच का एनर्जी जो गैप रहता है वो बहुत ही कम रहता है। जो एनर्जी गैप रहता है वो बहुत ही कम रहता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर में तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन किसमें गमन नहीं कर सकते, मोशन नहीं कर सकते, कंडक्शन बैंड में मोशन नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही इसका टेम्परेचर को हम लोग क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, इसके तापमान में वृद्धि कर देते हैं, तो एनर्जी बैंड खत्म हो जाता है, एनर्जी गैप खत्म हो जाता है और वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन फिर किसमें जाना शुरू कर देते हैं? कंडक्शन बैंड में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्धचालक या सेमीकंडक्टर। फिर से कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप रहता है बहुत ही कम रहता है। नॉर्मल टेम्परेचर में किसकी तरह व्यवहार करता है स्टूडेंट? मैंने बताया इंसुलेटर की तरह। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तापमान में जैसे ही वृद्धि करते हैं, तो इसके बीच का जो एनर्जी गैप रहता है वो खत्म हो जाता है और वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन किसी तरफ गमन करना स्टार्ट कर देते हैं, कंडक्शन बैंड की तरफ। तो इस तरीके से किसी तरह व्यवहार करना स्टार्ट कर देता है, कंडक्टर की तरह। और तीसरा अपने आप में क्या होता है स्टूडेंट? कंडक्टर होता है। कंडक्टर क्या होगा स्टूडेंट? अगर हम लोग ये कंडक्शन बैंड ले लें और इसी में ऐसे करके ओवरलैपिंग में क्या प्रेजेंट रहेगा आपके पास? वैलेंस बैंड। दोनों एक दूसरे के साथ अगर ओवरलैप रहेंगे, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, मतलब एनर्जी गैप की वैल्यू 0 हो गई, तो आसानी से इसमें इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकता है? मूवमेंट कर सकता है। जब इलेक्ट्रॉन आसानी से एक जगह से दूसरी जगह गमन करेगा तो इसमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट इजिली फ्लो हो जाएगा। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट? कंडक्टर। तो कंडक्टर ऐसे सब्सटेंस हो गए जिनमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, संयोजकता बैंड और चालन बैंड एक दूसरे से अतिव्यापित रहते हैं। उसके बीच में एनर्जी गैप की वैल्यू 0 होती है, आसानी से इसमें इलेक्ट्रॉन आ जा सकते हैं, इसके कारण आसानी से इसमें विद्युत धारा प्रवाह हो जाती है। तो ये एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स के आधार पर हम लोग इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? क्लासिफाई कर सकते हैं। थोड़ा सा सेमीकंडक्टर में हम लोग और आगे चले जाते हैं। सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा और आगे डीपली स्टडी करेंगे। तो मैंने जब स्टाइकियोमेट्रिक और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि बताई थी, उसी त्रुटि में एक और प्रकार की त्रुटि आती है जो मैंने छोड़ दिया था, इसीलिए छोड़ा था क्योंकि मेरे को उसको इधर ही पढ़ाना पड़ेगा करके, तो उसको भी हम लोग इसी में देख लेते हैं। तो जब आप लोग नोट्स बनाएंगे तो जो मैं अभी टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ उसको स्टाइकियोमेट्रिक, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक के बाद में लिखेंगे, उसके पश्चात इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बिहेवियर को स्टडी करेंगे स्टूडेंट। या अगर जो पहले लिख चुके हैं इलेक्ट्रिक बिहेवियर को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी के साथ जोड़ के भी इसको राइट कर सकते हैं। तो ये आता है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, इसको बोलते हैं इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट क्या होता है? ये एक ऐसा प्रकार का डिफेक्ट होता है जैसे कोई सा भी एक सॉलिड ले लिए, वो सॉलिड में इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस नहीं हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। अब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो इसमें कुछ इम्प्यूरिटीज को हम लोग क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। कुछ अशुद्धियों को हम लोग क्या कर देते हैं? इसमें मिला देते हैं। अशुद्धि दोष क्या बोलते हैं इसको? अशुद्धि दोष बोलते हैं स्टूडेंट। तो अशुद्धि दोष क्या होता है? यदि कोई सा एक ठोस ले लेते हैं और उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पा रहा है तो उसमें हम लोग कुछ इम्प्यूरिटीज को मिला देते हैं, कुछ अशुद्धियां मिला देते हैं। अशुद्धियां जैसे ही मिलाते हैं, इम्प्यूरिटीज जैसे ही मिलाते हैं, तो इम्प्यूरिटीज मिलाने के कारण इसमें आसानी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, इसमें आसानी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार के दोष को हम लोग क्या बोलते हैं? अशुद्धि दोष। और ये जो बना उसको क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर बोलते हैं स्टूडेंट। क्लियर? मतलब अशुद्धि दोष क्या होगा? यदि कोई सा भी एक ठोस लेंगे, वो ठोस में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, लेकिन उसमें अशुद्धि मिलाने के कारण अगर वो विद्युत धारा का प्रवाह करने में सक्षम हो जाता है तो ये दोष क्या कहलाएगा? अशुद्धि दोष कहलाएगा। If any substance does not pass electric current through them, by adding impurities, it becomes like a conductor. By adding impurities, it becomes like a conductor. Then it is called impurity defect. क्लियर हो गया? कोई सा भी ठोस है, सामान्य ठोस पर वो धारा प्रवाह नहीं हो रहा है, उसमें अशुद्धि मिलाने पर यदि धारा प्रवाह होना शुरू हो जाएगा तो इम्प्यूरिटी डिफेक्ट कहलाएगा। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट में एक टॉपिक आता है स्टूडेंट, डोपिंग। क्या टॉपिक आता है? डोपिंग। हिंदी में भी डोपिंग को डोपिंग ही बोला जाता है स्टूडेंट। तो डोपिंग क्या होता है? व्हाट इज डोपिंग? डोपिंग क्या है? When trivalent or pentavalent impurities is mixed with tetravalent metal, when trivalent and pentavalent impurities are mixed with tetravalent metal, then this process is called doping.
क्लियर। जब त्रिसंयोजी और पंच संयोजी तत्वों को चतुसंयोजी यौगिक के साथ मिलाया जाता है तो इस प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। त्रिसंयोजी और पंच संयोजी तत्वों को चतुर्संयोजी तत्व के साथ मिलाया जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। क्लियर हो गया। इस डोपिंग से जो सेमीकंडक्टर बनते हैं उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इससे जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको बोलते हैं बाह्य अर्धचालक। क्या बोलते हैं, बाह्य अर्धचालक। क्लियर स्टूडेंट। और अगर नॉर्मली टेम्परेचर को इंक्रीज करने से, तापमान में वृद्धि करने से, क्लियर हो क्या, तापमान में इंक्रीज करने से जो हमारा क्या बनता है, सेमीकंडक्टर बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्लियर स्टूडेंट। निज अर्धचालक, क्या बोलते हैं इसको, निज अर्धचालक या आंतरिक अर्धचालक, आंतरिक या निज अर्धचालक, अर्धचालक। क्लियर स्टूडेंट्स। मतलब कोई सा भी हम लोग एक ऑब्जेक्ट लिए, एक सब्सटेंस लिए, एक सॉलिड लिए, उस सॉलिड के तापमान में वृद्धि करने पर अगर वो सेमीकंडक्टर की तरह व्यवहार करता है, अर्धचालक की तरह व्यवहार करता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, निज या आंतरिक अर्धचालक। और अगर कोई सा भी सॉलिड लेते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे तो व्यवहार नहीं किया, लेकिन इम्प्यूरिटीज मिलाने पर, अशुद्धियां मिलाने पर अगर वो अर्धचालक या सेमीकंडक्टर की तरह व्यवहार करता है तो उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या बाह्य अर्धचालक कहते हैं स्टूडेंट। अब ये डोपिंग क्या होता है, डोपिंग का प्रोसेस भी आपको समझ में आ गया। जब टेट्रावैलेंट मेटल में ट्राइवैलेंट या पेंटावैलेंट की इम्प्यूरिटीज मिलाई जाती है, टेट्रावैलेंट मेटल में ट्राइवैलेंट या पेंटावैलेंट की इम्प्यूरिटीज मिलाई जाती है तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डोपिंग कहलाता है। जब चतुसंयोजी यौगिक में त्रिसंयोजी या पंच संयोजी के तत्वों को मिलाया जाता है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, डोपिंग कहलाती है। इसमें कौन सा अर्धचालक बनता है, एक्सट्रिंसिक बनता है। अब एक्सट्रिंसिक को टोटल दो भागों में बांटा गया है, एक होता है ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटीज वाला और एक होता है पेंटावैलेंट। तो अपन देखेंगे एन टाइप। इसको टोटल दो भागों में बांटा गया है, एन टाइप और पी टाइप में। एन टाइप किसको बोलेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रहेंगे, और पी टाइप किसको बोलेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम रहेगी। लेकिन इसमें किसकी संख्या ज्यादा हो जाएगी, होल्स, किसकी हो जाएगी ज्यादा संख्या, होल। हिंदी में होल को होल ही बोलते हैं स्टूडेंट। क्लियर है। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं सिलिकॉन का। किसका ले लेते हैं, सिलिकॉन का। सिलिकॉन का जो संयोजकता होता है वो 4 होता है, इसलिए टेट्रावैलेंट मेटल है। सिलिकॉन का जो संयोजकता होता है, वैलेंसी होती है, वो वैलेंसी कितनी होती है स्टूडेंट, 4 होती है, इसलिए टेट्रावैलेंट मेटल है। चतुसंयोजी यौगिक हो गया। अब चतुसंयोजी तत्व में यदि हम लोग किसको मिला देते हैं, पंच संयोजी तत्वों को, किसको मिला देते हैं, पंच संयोजी तत्वों को मिला देते हैं स्टूडेंट। पंच संयोजी तत्व क्या ले लेते हैं, आर्सेनिक। किसको ले लेते हैं, आर्सेनिक को। मतलब हम लोग सिलिकॉन में किसको मिला देते हैं, आर्सेनिक को। सबसे पहले सिलिकॉन का स्ट्रक्चर चतुसंयोजी है, मतलब 4 बंध से बनेगा। इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो कुछ इस तरीके से अपने को नजर आएगा स्टूडेंट। अब लगातार इसमें इस तरीके से बने रहेंगे, ये इस तरीके से हमारे पास रहेगा, ये कुछ स्ट्रक्चर हो गया। अब ये सिलिकॉन का एक स्ट्रक्चर है, इसके पास 4 सिंगल बॉन्ड है। अब आर्सेनिक इसमें एक अटैक करने आता है, एक आर्सेनिक अटैक करने आता है, यहाँ पे आर्सेनिक को अटैक करवा देते हैं। तो ये आर्सेनिक पंच संयोजी है, 5 पेंटावैलेंट है, पेंटावैलेंट है। तो अगर हम लोग पंच संयोजी तत्व को चतुसंयोजी तत्व के साथ डोपिंग करवाते हैं, when pentavalent impurities is doped with tetravalent metal, when pentavalent impurities is doped with tetravalent metal, then n-type semiconductor is formed. जब चतुसंयोजी यौगिक में पंच संयोजी को क्या करवाया जाए, डोपिंग करवाया जाए, क्या करवाया जाए, डोपिंग करवाया जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन टाइप का अर्धचालक। क्या बोलते हैं, एन टाइप का अर्धचालक। तो आर्सेनिक कैसे हैं, अब आर्सेनिक में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे और समझेंगे। जो सिंगल बॉन्ड बनता है वो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, एक सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन, एक आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉन, बन गया बॉन्ड। एक सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन, एक आर्सेनिक का, बन गया बॉन्ड। एक सिलिकॉन, एक इलेक्ट्रॉन, बन गया बॉन्ड। एक सिलिकॉन, एक इसका, बन गया। लेकिन आर्सेनिक के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या बच गया, एक्स्ट्रा बच गया। आर्सेनिक के पास क्या बच गया, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। क्यों बचा, क्योंकि आर्सेनिक के पास कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है,
और सिलिकॉन के पास 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड बना दिए, लेकिन आर्सेनिक के पास 5वां इलेक्ट्रॉन बच गया। तो अब ये 5वां इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके पास चला जाएगा तो ये इसको धक्का दे दिया, ये इसके पास चला जाएगा तो ये इसको धक्का दे दिया, ये इसके पास चला जाएगा तो ये इसको धक्का दे दिया, ये इसके पास चला जाएगा तो ये वापिस से इसको धक्का दे दिया। मीन्स आर्सेनिक के जो इलेक्ट्रॉन है, वो आर्सेनिक का जो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, फ्री रहेगा। और फ्री रहेगा मतलब इधर उधर घूमता रहेगा, किसी भी दूसरे इलेक्ट्रॉन को जाके टकरा के उसके अपनी जगह से हटा देगा और खुद वहां पे जुड़ जाएगा। वैसे ही लगातार वो मोशन करता रहेगा, जिसके कारण इस सॉलिड में क्या फ्लो हो जाएगा, करंट। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या फ्लो हो जाएगा, करंट। क्लियर है स्टूडेंट, समझ में आया कि नहीं आपको? मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाता है जब हम लोग पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज को टेट्रावेलेंट के साथ, पंच संयोजी अशुद्धि को चतुसंयोजी के साथ मिला देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाता है, वो इलेक्ट्रॉन दूसरे को धक्का देना शुरू करता है और खुद उसकी जगह में जाकर जुड़ जाता है, उसको खाली कर देता है, फिर वो आगे निकल जाए। कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस चलता रहता है, जिसके कारण ये क्या होता है, इसमें आसानी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाता है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, व्हेन pentavalent impurities is doped with tetravalent metal then n-type semiconductor is formed। जब चतुसंयोजी तत्व में पंच संयोजी की अशुद्धियां डोपिंग कराई जाती हैं तो ये इसमें या n टाइप का अर्धचालक कहलाता है। और सेम सिलिकॉन में अगर हम लोग एल्यूमिनियम को डोप्ड कर देते हैं, एल्यूमिनियम क्या होता है, ट्राइवेलेंट है। क्या है, ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज, त्रिसंयोजी अशुद्धियां, किसको डोप्ड कर देते हैं, त्रिसंयोजी को। तो हम लोग ये क्या ले लेते हैं, सबसे पहले सिलिकॉन का एक स्ट्रक्चर इस तरीके से बना लेते हैं स्टूडेंट्स। अब ये सिलिकॉन का एक स्ट्रक्चर हो गया, इसमें एक सिलिकॉन को हटा के क्या जोड़ देते हैं, एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। हमको पता है यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कैसे बनता है, एक सिलिकॉन का एक एल्यूमिनियम, एक सिलिकॉन एक एल्यूमिनियम, एक सिलिकॉन एक एल्यूमिनियम। अब यहाँ पे एक सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन है लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है स्टूडेंट तो ये जगह क्या हो जाएगा, खाली। इस जगह को खाली को अपन क्या बोलते हैं, पॉजिटिव होल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पॉजिटिव होल। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रहता है तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा, धनात्मक होल। होल को होल बोला जाता है या फिर खाली स्थान रिक्ति बोल देते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन का जगह खाली हो गया है, ये होल हो गया, तो इलेक्ट्रॉन इस होल में जाके कैद हो जाएगा तो यहाँ पे होल बन जाएगा। फिर यहाँ का इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा तो यहाँ पे होल बन जाएगा। लगातार इलेक्ट्रॉन गति करता रहेगा तो एक होल निर्माण होने के कारण वो होल को सब फिलअप करने की कोशिश करेंगे। एक जगह को फिलअप करेंगे तो दूसरा होल खाली, दूसरी जगह को फिलअप करेंगे तीसरा होल खाली, तीसरी जगह को फिलअप करेंगे चौथा होल खाली। तो होल खाली होने के चक्कर में इसमें आसानी से क्या फ्लो हो जाएगा, करंट। क्लियर है स्टूडेंट? इसमें किसके कारण करंट फ्लो हो रहा था, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा था, प्रेशर दे रहा था, हटो मेरे जगह से करके, तो उसके कारण इसमें इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हो रहा था, करंट फ्लो हो रहा था। इसमें होल हो गया तो ये क्या करना कोशिश करेगा, चल यार मैं हेल्प कर देता हूँ। अब हेल्प कर देता हूँ तो ये क्या करेगा, इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा तो ये इस जगह को फिलअप कर दिया तो अपना जगह खाली हो गया, उसका वो होल हो गया। फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या बोलेगा, यार मेरा भाई चला गया, मैं उसकी जगह में हेल्प करने चला जाता हूँ। अब वो हेल्प करने गया तो ये भाई का जगह खाली हो गया, फिर कोई और भाई उसको हेल्प करना चाहेगा तो उसकी जगह खाली हो जाएगी। लगातार होल 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 क्रिएट होता जाएगा। तो होल क्रिएट होने के कारण जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो व्हेन trivalent impurities are doped with tetravalent metal, trivalent impurities are doped with tetravalent metal, then p-type semiconductor is formed। जब त्रिसंयोजी अशुद्धियों को चतुसंयोजी के साथ डोपिंग करवाया जाता है, जब त्रिसंयोजी अशुद्धियों को चतुसंयोजी के साथ डोपिंग करवाया जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी टाइप का अर्धचालक कहते हैं। त्रिसंयोजी को चतुसंयोजी के साथ डोपिंग करवाना पी टाइप, और पंच संयोजी को चतुसंयोजी के साथ करवाना एन टाइप। इसमें किसकी महत्ता हो जाती है, एक्स्ट्रा कौन हो गया इलेक्ट्रॉन, इसमें एक्स्ट्रा कौन हो गया होल। क्लियर है स्टूडेंट्स? समझ में आया आप लोगों को? अगर इसमें कोई भी डाउट रहता है तो आप पूछेंगे स्टूडेंट्स। अब देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड, ठोसों का चुंबकीय व्यवहार। अब ठोसों का चुंबकीय व्यवहार क्या होता है स्टूडेंट, व्हाट इज मैग्नेटिक बिहेवियर। तो मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में हम लोग स्टडी करें तो मैग्नेटिक बिहेवियर में हम लोग को सबसे पहले पता है मैग्नेट क्या होता है। किसी भी छोटे छोटे सब्सटेंस को
अपनी तरफ जो सब्सटेंस अट्रैक्ट कर सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेट। और मैग्नेट के इसी व्यवहारों के बारे में स्टडी करना क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक बिहेवियर। और ये बिहेवियर हम लोग किस में स्टडी करेंगे, अगर सॉलिड में, तो इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। क्लियर है स्टूडेंट। सबसे पहले मैग्नेट क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जिसको छोटे छोटे सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, वो क्या कहलाता है, मैग्नेट। मैग्नेट का यही बिहेवियर स्टडी करना क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक बिहेवियर। लेकिन अगर सॉलिड में, ठोसों में स्टडी करेंगे तो मैग्नेटिक बिहेवियर इन सॉलिड, ठोसों में चुंबकीय व्यवहार। तो चुंबकीय व्यवहार को टोटल 5 भागों में बांटा गया स्टूडेंट। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, डायमैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, डायमैग्नेटिक बिहेवियर। नेक्स्ट आज आपका आएगा फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर, फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर, एंटी फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर। इसके बाद आ जाएगा आपका स्टूडेंट फेरीमैग्नेटिक बिहेवियर। टोटल इसमें कितने हमको स्टडी करने हैं, 5। कितने स्टडी करने हैं स्टूडेंट, 5। इसको पैरामैग्नेटिज्म भी बोलते हैं, इसको डायमैग्नेटिज्म बोलते हैं, इसको फेरोमैग्नेटिज्म बोलते हैं, इसको एंटी फेरोमैग्नेटिज्म बोलते हैं और इसको फेरीमैग्नेटिज्म बोलते हैं। क्लियर हो गया। सब में मैग्नेटिज्म भी हो सकता है, ये पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और फेरीमैग्नेटिज्म। क्लियर है स्टूडेंट। मेन है ये दोनों को स्टडी करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये दोनों के ऊपर डिपेंड रहते हैं ये तीनों का ग्रुप अलग चलता है, ये दोनों का ग्रुप अलग चलता है स्टूडेंट। इसको हिंदी में पैरामैग्नेटिक को क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय। क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय। इसके बाद डायमैग्नेटिक को क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, प्रतिचुंबकीय। इसके बाद फेरोमैग्नेटिक को क्या बोलेंगे, लौह चुंबकीय। क्या बोलेंगे, लौह चुंबकीय। एंटी फेरो को क्या बोलेंगे, प्रतिलौह चुंबकीय। प्रतिलौह चुंबकीय। और फेरीमैग्नेटिज्म को क्या बोलेंगे, अलौह चुंबकीय। क्लियर है स्टूडेंट्स। मतलब हमको इन पांचों के बारे में स्टडी करना है, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और फेरीमैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले हम लोग को ये दोनों के बारे में स्टडी करना है। तो ये दोनों होते क्या है, पैरामैग्नेटिज्म होता क्या है या डायमैग्नेटिज्म होता क्या है। तो पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, एक ऐसा मैग्नेटिज्म या एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या प्रेजेंट रहते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एक ऐसा सब्सटेंस या एक ऐसा सॉलिड जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेंगे। क्या उपस्थित रहेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। वो आपका क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, या वो क्या स्वरूप करेगा, पैरामैग्नेटिज्म। और जिसमें नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं रहेंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं रहेंगे, उपस्थित नहीं रहेंगे। वो आपका क्या कहलाएगा, डायमैग्नेटिज्म। क्लियर है स्टूडेंट। पैरामैग्नेटिज्म एक ऐसा मैग्नेटिज्म होता है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। और डायमैग्नेटिज्म एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं रहते हैं, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बट इट इज नॉट द रियल डेफिनेशन। सिर्फ ये आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि कौन सा सॉलिड पैरामैग्नेटिक होगा और कौन सा सॉलिड डायमैग्नेटिक होगा, कौन सा प्रतिचुंबकीय होगा और कौन सा लौह चुंबकीय। तो किसी में अगर अंतिम कोष में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो ये आपका क्या कहलाएगा, अनुचुंबकीय। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, पेयर में उपस्थित है, तो क्या कहलाएगा, प्रतिचुंबकीय। इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं FeCl3। ले लेते हैं स्टूडेंट एग्जांपल FeCl3। ये एक ठोस है। अब ठोस है तो ये अपने को पता है 2 चीजों से मिलकर बना है, Fe+3 और Cl-। लेकिन Cl के कितने मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं हम लोग, 3 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं। बैलेंस करने के आयरन क्या है, आयरन 3+ आयन है और Cl- आयन है। लेकिन अब चूंकि 3+ को बैलेंस करने के लिए हमको 3 क्लोरीन लेना है, तो हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसका क्या कर देते हैं, विन्यास कर देते हैं। आप बाउ नियम सबने आपने पढ़ा है। Fe का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 26, क्लास 11 में हमने किया था। करके देखते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d। लेकिन 3d को पहले नहीं भरते हैं, पहले क्या बनाएगा, 4s2। अभी भी हमारे पास 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20 कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 26 इलेक्ट्रॉन। अब Fe3+ आयन बनेगा स्टूडेंट। तो Fe3+ आयन में क्या होगा, 1s2 रहेगा, 2s2 भी रहेगा, 2p6 भी रहेगा,
3s2 भी रहेगा, 3p6 भी रहेगा, 3d और 4s। तो 4s के सबसे पहले अपने को पता है कि जब भी हम लोग आयन बनाते हैं तो बाह्यतम कक्ष से, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। तो ये तो आपका पहला सेल हो गया, ये आपका दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा सेल हो गया। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा? 4s से। तो 4s से इलेक्ट्रॉन निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला? इससे। तो 3d 5 हो गया स्टूडेंट। टोटल 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2 इलेक्ट्रॉन 4s से निकल गया, 1 इलेक्ट्रॉन 3d से निकल गया। अगर इसका हम लोग ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा। सब में क्या प्रेजेंट है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब ये कौन सा नेचर को शो करेगा? पैरामैग्नेटिज्म। आयरन का जो क्लोराइड रहेगा वो किस बिहेवियर को शो करेगा? अनुचुंबकीय व्यवहार। क्यों? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये किसकी तरह व्यवहार करेगा? अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिज्म। क्लियर है स्टूडेंट? अब इसी तरीके से अगर हम लोग को प्रूव करने की, सर आपने क्लोरीन तो नहीं निकाला, तो अगर हम लोग क्लोरीन को भी देखना चाहें, इसी की बजाय अगर हम लोग क्लोरीन को भी देखना चाहें तो क्लोरीन को कैसे करके देख सकते हैं? Cl। तो Cl का कितना होता है? 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p कितना होता है स्टूडेंट? 5। अब इसके बाद अगर हम लोग क्या करते हैं? Cl माइनस कर देते हैं, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 3p6 हो गया। 3p6 हुआ मतलब इसके पास क्या हो गया? पूरे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो ये किसको डिनोट करेगा? डायमैग्नेटिक को। लेकिन 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 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या इंपॉर्टेंट चीज है? 3 इलेक्ट्रॉन ये किससे ले लिया? आयरन से। आयरन के पास अभी भी कितने? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच गए। क्लोरीन के पास क्या है? 6 है। ठीक है, 6 कब हुआ? जब 1 इलेक्ट्रॉन लिया। ऐसी कितने क्लोरीन है? 3। तो 3 क्लोरीन 3 आयरन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को ले लिए। फिर भी आयरन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे स्टूडेंट? 2। कितने बच जाएंगे? 2। तो 3 दे चुका था आयरन, हमने देखा है। तो अभी भी आयरन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं? 5। इसलिए मॉलिक्यूल किसकी तरह बिहेव करेगा? पैरामैग्नेटिज्म की तरह। क्लोरीन किसकी तरह बिहेव कर रहा है? डायमैग्नेटिक की तरह इलेक्ट्रॉन लेके। लेकिन जब आयरन के साथ जुड़ गया तो आयरन के पास अभी भी 5 को क्या प्रेजेंट है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसलिए ये जो सॉलिड है किसकी तरह व्यवहार करेगा? पैरामैग्नेटिक। क्लियर हो गया? पैरामैग्नेटिक क्या होता है? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे लास्ट में, और डायमैग्नेटिक क्या होता है? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे। लेकिन एक पैरा और एक डाई है और दोनों मिलकर अगर कोई सॉलिड बना रहे हैं, एक पैरा और एक डाई है और दोनों मिलकर अगर कोई सॉलिड बना रहे हैं तो हमेशा पैरामैग्नेटिक ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा स्टूडेंट? पैरामैग्नेटिक ही कहलाएगा। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे देखेंगे स्टूडेंट्स, इसके आगे हमको देखना है कि ये दोनों का डेफिनेशन क्या होता है। अभी तक तो हम लोग सिर्फ आइडेंटिफाई करना देख रहे थे, डेफिनेशन। अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को किसी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, क्लियर हो गया? तो ये भी अगर मैग्नेट की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर दे तो वो सब्सटेंस क्या कहलाता है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाता है। क्लियर हो गया? एक ऐसा सब्सटेंस जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद वो सॉलिड भी किसकी तरह व्यवहार करना स्टार्ट कर दे? मैग्नेट की तरह। और जैसे ही हम लोग यहाँ पर से मैग्नेटिज्म को रिमूव करें, ये वापिस से क्या हो जाए? नॉर्मल सॉलिड बन जाए। तो ये सब्सटेंस क्या कहलाता है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाता है। समझ में आया स्टूडेंट? एक ऐसा ठोस जिसको चुंबकीय क्षेत्र में रखने के पर, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये चुंबक की तरह व्यवहार करना प्रारंभ कर देगा, लेकिन जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर ये नॉर्मल सॉलिड की तरह व्यवहार करना शुरू कर दे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ। क्लियर? एक ऐसा पदार्थ जिसको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक की तरह व्यवहार करना प्रारंभ कर दे, परंतु चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर वास्तविक स्थिति में आ जाए तो वो क्या कहलाता है? अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। When any solid is placed inside a magnetic field and it behaves like a magnet, but on removing magnetic field, it regains its original form. Then it is called paramagnetic substance. Clear student? मतलब चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे हैं तो चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र हटा दिए तो ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? वापिस अपने ठोस की तरह व्यवहार कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? अनुचुंबकीय। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होगा? अगर एक सब्सटेंस है और उस सब्सटेंस को एक मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो हमको पता है मैग्नेटिक लाइन किस तरीके से पैरेलल मूव करती हैं।
लेकिन जैसे ही डायमैग्नेटिक को सब्सटेंस को मूव कर रहे हैं तो कुछ लाइंस को यहाँ पर सीधा चले जाना चाहिए, लेकिन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रखे होने के कारण ये भी मुड़ के अगर चलनी जाना शुरू कर देती हैं, ये भी अपना मुड़ के अपना डायरेक्शन को चेंज कर देती हैं, इस सब्सटेंस से पार नहीं होती है, तो ये सब्सटेंस क्या कहलाता है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो चुंबकीय क्षेत्र से रिपल्सन शो करता है, चुंबकीय क्षेत्र के मतलब उसको मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को अपने में से शो होने नहीं देता है, वो आपका क्या कहलाएगा? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। एक ऐसा सब्सटेंस जो अपने में से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को पास होने नहीं दे रहा है, चुंबकीय बल रेखाओं को अपने में से गुजरने नहीं दे रहा है, मतलब ये मैग्नेट का क्या अपोजिट है, मैग्नेट को अपने से रिपेल करता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इससे पार ना होके इसके से दूर से निकल जाती हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। एक ऐसा सब्सटेंस जिसको चुंबकीय क्षेत्र पे रखने पर भी चुंबक की तरह व्यवहार ना करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। द सॉलिड which is placed inside magnetic field, it does not act as magnet. जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए और मैग्नेट की तरह व्यवहार ना करे तो वो क्या कहलाएगा? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। जो करता है वो पैरामैग्नेटिक, जो नहीं करेगा वो डायमैग्नेटिक। क्लियर है स्टूडेंट? अब ये दोनों आप लोगों को क्लियर हो गए कॉन्सेप्ट। अब ये तीनों का कॉन्सेप्ट देखना है, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, पेरीमैग्नेटिक। इन तीनों में भी क्या प्रेजेंट रहते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या प्रेजेंट रहते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या उपस्थित रहेंगे स्टूडेंट? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं तो आप लोग बोलते होंगे सर ये तो पैरामैग्नेटिज्म हो गया। डेफिनेटली इसके कुछ बिहेवियर किसकी तरह रहते हैं? पैरामैग्नेटिज्म की तरह रहते हैं। अब इसमें क्या प्रेजेंट रहता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके कुछ बिहेवियर किसकी तरह रहेंगे? पैरामैग्नेटिज्म की तरह, लेकिन पूर्णतः ये पैरामैग्नेटिक की तरह व्यवहार नहीं करेंगे, पूर्णतः ये अनुचुंबक की तरह व्यवहार नहीं करेंगे। तीनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर होते हैं, परंतु अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी ये कंप्लीटली किसकी तरह बिहेव नहीं करते? पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव नहीं करते। जैसे अगर हम लोग फेरोमैग्नेटिज्म बोलेंगे, फेरोमैग्नेटिक, तो फेरोमैग्नेटिक के लिए मैं एक और वर्ड यूज करूंगा, इनहैंस्ड। इनहैंस्ड। और अगर हम लोग एंटी फेरो देखते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक, तो इसमें हम लोग यूज करेंगे डायमैग्नेटिक। इसके लिए क्या वर्ड यूज होगा? डायमैग्नेटिक। और पेरीमैग्नेटिक अगर देखते हैं, जो पहले से हमारे पास है, पेरीमैग्नेटिक देखते हैं तो इसमें लिखेंगे लेस पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, इनहैंस्ड पैरामैग्नेटिक। इसका मतलब क्या है? जो जनरली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब तीनों पैरामैग्नेटिक होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है मतलब तीनों क्या होंगे? आपके अनुचुंबकीय होंगे, लेकिन इनमें अनुचुंबकीय से कुछ ज्यादा गुण पाया जाएगा। मतलब जितना मैग्नेट की तरह व्यवहार करना चाहिए उससे कहीं ज्यादा मैग्नेट की तरह व्यवहार शुरू करेगा। मतलब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए और ये जब तक मैग्नेटिक फील्ड है तब तक तो मैग्नेट की तरह व्यवहार कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर रहे हैं उसके बाद भी अगर ये मैग्नेट की तरह व्यवहार करता रहेगा तो आपका ये क्या कहलाएगा? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, चुंबकीय पदार्थ। एक ऐसा पदार्थ जिसको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? मैग्नेट की तरह व्यवहार कर रहा है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद भी अगर ये मैग्नेट की तरह व्यवहार कर रहा है तो ये आपका क्या कहलाएगा? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आप लोगों को? एक ऐसा सब्सटेंस जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर भी ये किसकी तरह व्यवहार करता है? चुंबक की तरह व्यवहार करता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हटाने पर भी अगर ये मैग्नेट की तरह व्यवहार करना शुरू कर दे तो इसको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं, चुंबकीय पदार्थ। क्लियर? किसी भी एक पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अगर वो चुंबक की तरह व्यवहार करना प्रारंभ कर दे और चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर भी वो अगर चुंबक की तरह व्यवहार करे तो इसको चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब ये हो सकता है ये परमानेंट मैग्नेट भी बना दे, ये मैग्नेट बनाने का एक प्रोसेस भी है स्टूडेंट। अब एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या होगा? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है लेकिन किसकी तरह व्यवहार करेंगे? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह। मतलब इसमें अट्रैक्शन रिपल्सन कुछ भी नहीं होगा, चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करेंगे। मतलब एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी ये चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करते, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर भी ये आकर्षण प्रतिकर्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंटी फेरोमैग्नेटिज्म बोलेंगे।
और पेरीमैग्नेटिज्म क्या होगा, जो पैरामैग्नेटिज्म से कम, एंटी पेरीमैग्नेटिज्म या अचुंबकीय क्या होगा, जो अनुचुंबकीय से कम चुंबकीय शो करेगा, मतलब थोड़ा थोड़ा शो करेगा, एकदम सिंपली, वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, पेरीमैग्नेटिज्म कहलाएगा। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ गया आप लोगों को? ये है पूरा मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। टोटल 5 प्रकार के होते हैं, इसको आपको नोट भी करना है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट नजर आता है या कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें पूछ सकते हैं स्टूडेंट। थैंक यू।